नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं चुनावी दंगल से। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी। इसी कारण इसी इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद और मैनपुरी में भाजपा और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार करने उतरे। मैनपुरी के करहल में सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने लिए वोट मांगने पहुंचे। करहल से पहले सपा मुखिया फिरोजाबाद में भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। फिरोजाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहागनगरी में जनसभा करने के लिए पहुंचे। सपा जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव की पहली जनसभा शिकोहाबाद सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र की सीमा नसीरपुर क्षेत्र में थी। इसके बाद वे फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में जनसभा करने पहुंचे। कोयला खदानों और उसकी निकासी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। इस बारे में सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से तीसरी बार पत्र लिख इस मामले पर हस्तक्षेप कर सीएम भूपेश बघेल से मदद की मांग की है। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा है कि यदि सोनिया गांधी इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। कोयला निकासी समय से नहीं हुई तो राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। इस विवाद पर गहलोत ने सोनिया गांधी को पहला पत्र 1 दिसंबर 2021 को लिखा था। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार राजस्थान को आवंटित कोयले की खदानों से कोयला निकालने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, जिसके कारण सरकार को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार की रात में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हादसे के बाद शादी समारोह की खुशियों में मातम पसर गया। हर तरफ चीख पुकार मची थी, अफरा तफरी मची थी। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में रस्म के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार की रात हल्दी की रस्म चल रही थी। इस दौरान एक कुएं पर महिलाएं और बच्चियां कुएं पर खड़ी हो गईं। अचानक कुएं का स्लैब टूट गया और 25 से अधिक महिलाएं, युवतियां व बच्चे कुएं में गिर गए। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। शादी वाले घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस आई और आसपास के लोगों के साथ मिलकर सबको कुएं से निकाला। गांव के जिला अस्पताल तक हाहाकार मचा रहा। देश में बीते दिनों कोरोना से राहत मिलने के बाद एक बार फिर से मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार 2 दिनों से संक्रमितों की संख्या भी 30,000 से अधिक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,757 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 541 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में अब 3.32 लाख सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.19 करोड़ हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रोजाना संक्रमण दर घटकर 2.61% पर आ गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज यानी गुरुवार से स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज खुल गया है। छात्र दोस्तों से मिलने और कॉलेज में क्लास लेने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं थी। हालांकि कुछ कॉलेजों ने स्नातक की पहले वर्ष की कक्षाएं ऑनलाइन ही लेने का फैसला लिया है।
ऐसे में यूजी पीजी के अंतिम वर्ष के छात्रों ने भी ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने की मांग उठाई है। छात्रों के एक वर्ग ने खासकर अंतिम वर्ष की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में आयोजित करने की मांग की है। इसके लिए छात्रों की ओर से एक ऑनलाइन याचिका की शुरुआत की गई है। कुछ कॉलेज प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हाइब्रिड प्रारूप में कक्षाएं आयोजित करेंगे, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में भाग लेने के लिए आना होगा। इस कारण से बाहरी राज्यों में रहने वाले छात्रों के लिए संकट पैदा हो गया है। छात्रों को आवास की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि अब जब मार्च में ओबीई परीक्षाएं शुरू होनी है, ऐसे में अब ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से छात्रों को 2 महीने के लिए आवास की व्यवस्था करनी पड़ रही है। सेक्टर 37D स्थित ग्रीन व्यू सोसाइटी में रह रहे 140 परिवारों को 1 मार्च तक अपने घरों को खाली करना होगा। सोसाइटी का 2017 में निर्माण करने वाली नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने अपने खर्चे पर इन परिवारों को वैकल्पिक आवासों में शिफ्ट करने का विकल्प भी दिया था। जो फ्लैट मालिक अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर ब्याज सहित पैसा वापस मिलेगा। नगर योजनाकार निदेशालय ने सोसाइटी के फ्लैटों को रहने के लिए असुरक्षित करार दिया है। उसी के बाद उन्हें खाली कराने के निर्देश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन को दिए गए थे। इस संबंध में बुधवार को जिला प्रशासन और एनसीबी के अधिकारियों के साथ सोसाइटी में रहने वाले लोगों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि अगर कोई फ्लैट मालिक किराए पर रहना चाहता है तो मौजूदा फ्लैट से आकर मकान किराए पर ले सकता है। उसका किराया भी एनबीसीसी देगा। लघु सचिवालय में हुई बैठक में उपायुक्त निषाद कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि फ्लैटों का स्वामित्व रेजिडेंस का ही रहेगा। बगैर फ्लैट मालिकों को वाजिब मुआवजा दिए किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जा सकी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में लोगों को सर्दियों में बर्फ को पिघलाकर पेयजल के लिए इस्तेमाल करने से जल्द छुटकारा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में पहली बार एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 13.19 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे घाटी में -15 डिग्री तापमान में भी पाइपों में पानी का जमाव नहीं होगा। परियोजनाओं के लिए 3 परत वाले पानी के पाइप इस्तेमाल होंगे। यही नहीं, जल उपचार संयंत्र को भी गर्म रखने की व्यवस्था होगी। इससे लाहौल वासियों को सर्दियों में 24 घंटे पेयजल की किल्लत नहीं होगी। इसके बाद प्रदेश के शिमला समेत अन्य ठंडे इलाकों में भी ऐसी पेयजल परियोजना का काम हो सकता है। जल शक्ति विभाग इस पेयजल परियोजना को लाहौल के मुख्यालय के लोग में शुरू करने जा रहा है। मार्च में इसके टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जैसे कड़ाके की ठंड वाले इलाके में सर्दियों के दौरान तापमान -15 डिग्री तक लुढ़क जाने से पेयजल योजनाएं बर्फ में जम जाती थीं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में गुरुवार से दोबारा रौनक लौट आएगी। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की 17 फरवरी से स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय एसओपी के तहत स्कूल में माइक्रो प्लान बनाया गया है। स्कूलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर पूर्व की तरह रोक रहेगी। स्कूलों में मिड डे मील परोसने पर अभी रोक है। प्रारंभिक निदेशालय ने इसे लेकर सरकार से मंजूरी मांगी है। शीतकालीन स्कूलों में गुरुवार से 1 से 8वीं कक्षा तक नया शैक्षणिक स्तर शुरू होगा। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं से पहले सिलेबस की रिवीजन करवाई जाएगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 14 से 23 मार्च तक नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं स्कूलों में ही होंगी। इन स्कूलों में पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं होनी हैं। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षाएं होंगी। उधर तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं इस वर्ष से स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा। चीन सीमा से सटे उत्तरी भारत के करीब 100 गांवों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए आधुनिक स्कूल खुलेंगे। सीमा के साथ लगते जिलों और इन गांवों में सड़कें चकाचक होंगी, जबकि बिजली और पानी की भी कोई किल्लत नहीं होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे लाहौल स्पीति के समदो, सरचू और किन्नौर के छितकुल और साथ लगते क्षेत्रों में
6 पुलिस चेक पोस्टें स्थापित होंगी। उत्तरी भारत के चीन सीमा से सटे क्षेत्रों को इसलिए विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ के लोग पलायन ना करें। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों को विकसित किया जाएगा। इससे युवाओं को घर द्वारा ही राज्य में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत इस मामले को सिरे चढ़ाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने बताया कि गुरुवार को बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के साथ इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। कटरा धर्मनगरी में बुधवार को भाजपा के सुशासन समन्वय विभाग के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता रियासी के जिला प्रधान शिल मंगोत्रा ने की, जिसमें राज्य के संयोजक अरुण गुप्ता ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का इस विभाग को बनाने का उद्देश्य योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही केंद्र तथा राज्य की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों सहित जनहित योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लागू कराना व देखरेख करना है, जिसका सीधा लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा। संयोजक ने कहा कि इसको लेकर प्रदेश से लेकर जिला स्तर, जिला विकास परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आदि के प्रतिनिधियों के साथ संवाद शुरू किया गया है। कटरा में भी प्रशिक्षण शिविर इसको लेकर ही आयोजित किया गया है। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने विभाग बनाए जाने की सराहना की और कहा कि निसंदेह इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं डीडीसी अध्यक्ष सर्व सिंह नाग ने कहा कि पार्टी जो भी उन्हें दायित्व सौंपेगी वे तन मन धन से कार्य करेंगे। लक्सर में चीनी मिल का नया पेराई सत्र शुरू होने के बाद गन्ना लेकर मिल में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से लक्सर नगर में रोज जाम लग रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुधवार को भी दिन में कई बार 1 से 2 घंटे तक जाम लगा रहा। हर बार कस्बा चौकी की पुलिस ने चीनी मिल के सुरक्षा कर्मियों की मदद से जाम खुलवाया और यातायात सुचारू कराया। इस दौरान चौपहियों, तिपहिया या यहाँ तक कि दुपहिया वाहनों पर भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हर दिन लगने वाले इस जाम की समस्या से निजात कब मिलेगी। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे की पोल खोलने में जुटे हैं। ताजा मामला शिवसेना अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर अलीबाग में 19 बंगले और शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत के संबंधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का है, जिसको लेकर घमासान छिड़ गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने सौम्या को चुनौती दी है कि वे दिखाएं अलीबाग में रश्मि ठाकरे के 19 बंगले कहां हैं। अगर बंगले नहीं दिखाए तो हम उन्हें चप्पलों से मारेंगे। इसके साथ ही रावत ने सौम्या के पीएमसी बैंक के घोटालेबाज राकेश बादवान का पार्टनर बताते हुए जेल भेजने की धमकी दी। दूसरे दिन किरीट सौम्या ने पलटवार करते हुए कहा, संजय रावत ने 19 बंगले के पुराने विवाद का हवाला इसलिए दिया क्योंकि रावत के मन में उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के प्रति दुर्भावना है। रावत के विरुद्ध कुछ आरोप लगे थे, तब ठाकरे और उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया था। राहुल गांधी के माता पिता पर सवाल करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब उनकी बहन प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। शर्मा ने प्रियंका पर यह हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भैया को फटकने मत देना वाले बयान में संलिप्तता को लेकर किया है। दरअसल पंजाब के रूपनगर के चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए बयान और इस बयान पर प्रियंका की मुस्कुराहट के बाद से ही सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार हिमंता ने राहुल का हवाला देकर प्रियंका पर हमला किया है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि उस दिन जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अनदेखी करते हुए हमें विविधता और भारत की भावना पर उपदेश दे रहे थे,
तब उनकी बहन प्रियंका गांधी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को खुश करने के लिए उनके द्वारा बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ दिए बयान पर समर्थन करती भी दिखी। यहां तक कि प्रियंका ने नारे लगाने में भी साथ दिया। यहां से हमें पाखंड और टुकड़े टुकड़े की राजनीति देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़।